देखेंगे हम इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसके पहले लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि क्रिस्टल ऑसिलेटर बेसिक्स क्या रहते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर कैसे बनता है वो सबसे पहले डिपेंड करता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, ये हमने देखा था लास्ट टॉपिक में। अब उसके आगे हम देखेंगे कि क्रिस्टल ऑसिलेटर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या रहता है। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या रहता है और उसका इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर का बेसिक्स लास्ट टॉपिक में देखा, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्विवेलेंट के इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट और सिंबल ऑफ द क्रिस्टल। सिंबल में दो प्लेट के बीच में हमने क्रिस्टल रखा है और क्रिस्टल मेनली हमने यहाँ पे यूज किया है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, क्योंकि क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो इनएक्सपेंसिव रहता है और इजीली अवेलेबल रहता है। और उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि आर और एल सी के साथ हमने यहाँ पे उसको कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो RLC सर्किट जो है वो इन पैरेलल रहता है विद द कैपेसिटेंस CM के साथ। जब क्रिस्टल हम माउंट करते हैं अक्रॉस द AC सोर्स तब वो वाइब्रेट नहीं करता है और वो इक्विवेलेंट रहता है टू द कैपेसिटेंस ऑफ CM के साथ। जब भी क्रिस्टल हम माउंट करते हैं अक्रॉस द एसी सोर्स के अक्रॉस में जैसे ही क्रिस्टल माउंट करते हैं तब वो वाइब्रेट नहीं होता है। जब उसको सप्लाई देंगे तब वो वाइब्रेट होता है, मतलब वो यहाँ पे इक्विवेलेंट रहता है टू द कैपेसिटेंस CM के साथ। जब क्रिस्टल वाइब्रेट होते हैं तब वो एक्ट्स लाइक अ ट्यून सर्किट। यहाँ पे RLC ट्यून सर्किट की तरह एक्ट करेंगे जब वहां पे क्रिस्टल्स वाइब्रेट होंगे, और क्रिस्टल तब वाइब्रेट करेंगे जब हम उसे सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर जो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर हमने देखा कि यहाँ पे RLC के अक्रॉस में हम एक सप्लाई वोल्टेज लगा देंगे और ये एक ट्यून सर्किट की तरह यहाँ पे ऑपरेट करेगा जब क्रिस्टल्स वाइब्रेट होंगे। अब देखते हैं हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर। इस डायग्राम से हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस द रिएक्टेंस। जो देख रहे हैं हम रिएक्टेंस एक्सेल और फ्रीक्वेंसी वर्सेस जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिल रहा है हमें वो रहेगा हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है उसमें रिएक्टेंस हमने एक्सेल लिया है और एक्सी लिया है वर्सेस द फ्रीक्वेंसी लिया है। यहाँ पे क्रिस्टल जो है इसके पास दो क्लोजली स्पेस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ग्राफ से देख रहे हैं कि दो जो है क्लोजली स्पेस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ये ग्राफ से हमें पता चल रहा है। जो फर्स्ट वन है वो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसको हम बोलेंगे FS, और जो दूसरी है जो ऑकर होती है जब रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस है L ये इक्वल टू रहता है रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस के साथ। जो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है वो तब मिलती है जब हमारे पास रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस L जो है वो इक्वल टू रहेगा रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस के बराबर। मतलब जब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस इक्वल रहेगा तो हमें सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ये हम एक ग्राफ से देख रहे हैं। पर अगर इन केस इम्पेडेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ये इक्वल टू द रेजिस्टेंस के बराबर रहा और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ये बाय द रिलेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब जब कोई केस में जो इम्पेडेंस है वो इक्वल टू रेजिस्टेंस रहा तब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस रहेगी वो रहेगी फॉर द क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC। मतलब जब हमारे पास इम्पेडेंस ऑफ द इक्विवेलेंट सर्किट ये रेजिस्टेंस के इक्वल रहा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस जो रहेगा
ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर का वो रहेगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। और जब सेकंड हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है वो मिल रही है हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफपी के बराबर है, एफरो के बराबर है। तो ये तब मिलती है जब पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है। तो ये तब मिलेगी जब हमारे पास RLC जो ट्यून सर्किट है, रिएक्टेंस ऑफ RLC जो है ये इक्वल रहेगा टू द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर CM के बराबर। मतलब जब ब्रांच RLC जो ट्यून सर्किट है RLC उसका जो रिएक्टेंस है वो कैपेसिटर CM के रिएक्टेंस के इक्वल रहेगा, तब हमें सेकंड फ्रीक्वेंसी मिलेगी FP। ये हम देख रहे हैं ग्राफ में, जब रिएक्टेंस RLC ट्यून सर्किट का कैपेसिटर CM के रिएक्टेंस के इक्वल रहेगा तब हमें मिलेगी सेकंड वन फ्रीक्वेंसी FP। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे क्रिस्टल हमें ऑफर करेगा बहुत ज्यादा इंपेडेंस टू द एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट के पास बहुत ज्यादा जो इंपेडेंस है वो क्रिस्टल हमें ऑफर करने वाला है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है यहाँ पे एफपी की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एफपी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LCT। मतलब यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस हमने लिया है और जो CT है टोटल कैपेसिटेंस वो है हमारे पास C इंटू CM डिवाइड बाय C प्लस CM, क्योंकि यहाँ पे जो C है कैपेसिटर है और जो CM है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने लिया है, इसलिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, पैरेलल रेजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें मिलेगी, उसमें जो CT मिलेगा वो भी पैरेलल फॉर्म में मिलने वाला है ऑफ द C एंड CM के पैरेलल फॉर्म में। तो इस तरह यहाँ पे ये पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2 पाई LCT। और यहाँ हमने देखा था सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तब मिलेगी जब रिएक्टेंस इंडक्टर और रिएक्टेंस कैपेसिटर्स ये इक्वल रहेंगे। और हमें पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तब मिलेगी जब रिएक्टेंस ऑफ RLC ब्रांच और यहाँ पे कैपेसिटेंस इनका रिएक्टेंस इक्वल रहेगा, तब हमें मिलेगी पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं कि जो CM हमने यहाँ पे लिया है इसकी वैल्यू यूजुअली बहुत लार्ज रहती है कंपेयर टू द कैपेसिटर से, इसलिए यहाँ पे जो हमने CT यूज किया गया है वो इक्वल टू द C रहता है, इक्वल टू कैपेसिटर से है। हेंस द सीरीज जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने ली है ये इक्वल टू द पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं FS इज इक्वल टू FP। जब when यहाँ पे हमारे पास जो CM जो है ये यूजुअली लार्ज रहेगा कंपेयर टू द C। CM जो है वो इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, लार्ज रहेगी C से। तो यहाँ पे जो FP में हमने CT लिया है देन यहाँ पे जो CT है वो इक्वल टू C हो जाएगा और CT इक्वल टू C करेंगे तो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर हमें यहाँ पे पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। मतलब हमें मिल जाएगा सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FS इज इक्वल टू पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FP जब CM हमारे पास C से बड़ा रहेगा तब। मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर जो सर्किट हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें जो नंबर ऑफ वेज है, जैसे कि क्रिस्टल जो कंट्रोल होता है थ्रू दिस ट्यून सर्किट, ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर और कोलपिट क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये क्लैप क्रिस्टल ऑसिलेटर एटसेट्रा। मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर जो ट्यून ये जो है ये कंट्रोल होता है, इसमें जो क्रिस्टल जो है वो कंट्रोल होता है थ्रू द ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर के थ्रू और कोलपिट क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू, क्लैप क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू एटसेट्रा। पर
जब ट्रांजिस्टर पियर्स क्रिस्टल ऑसिलेटर हम लेते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज क्रिस्टल ऑसिलेटर है। क्रिस्टल ऑसिलेटर में जो ट्रांजिस्टर पियर्स क्रिस्टल ऑसिलेटर है ये ज्यादा यूज होता है। और इसका जो सर्किट है नॉर्मली हम यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर के सर्किट की तरह ही रेफर करते हैं। तो हम देखते हैं अरेंजमेंट और सर्किट डायग्राम ऑफ द ट्रांजिस्टर पियर्स क्रिस्टल ऑसिलेटर। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं ट्रांजिस्टर पियर्स क्रिस्टल ऑसिलेटर की। इसमें हमने एक क्रिस्टल लिया है, उसको दो प्लेट के बीच में लगाया है और जो क्रिस्टल लिया है उसका टाइप लिया हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। तो इस सर्किट डायग्राम से हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल जो है वो सीरीज कनेक्टेड है, सीरीज एलिमेंट में कनेक्टेड है इन द फीडबैक पाथ में, और कलेक्टर टू बेस वो कनेक्टेड है। यहाँ पे रेजिस्टर्स जो है R1, R2 और RE ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर स्टेबलाइज डीसी बायस सर्किट। ये सर्किट डायग्राम से देख रहे हैं जो R1, R2 और RE जो है ये हमें यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर स्टेबलाइज डीसी बायस सर्किट प्रोवाइड कर रहे हैं। कैपेसिटर जो CE जो देख रहे हैं हम, ये हमें यहाँ पे AC बाईपास टू द इमिटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। और RFC जो देख रहे हैं हम, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक कॉइल, जो प्रोवाइड करता है डीसी बायस जब डीकपलिंग होता है एनी AC सिग्नल्स का ऑन द पावर लाइंस फ्रॉम अफेक्टिंग द आउटपुट सिग्नल। जब आउटपुट सिग्नल को वो अफेक्ट करता है पावर लाइंस पे, तब यहाँ पे डीकपलिंग होता है एनी AC सिग्नल्स। और वही यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है CE वो प्रोवाइड करता है AC बाईपास ऑफ द इमिटर रेजिस्टेंस। और RFC जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है DC बायस। कैपेसिटर CE AC बायस प्रोवाइड करता है और RFC जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक वो DC बायस प्रोवाइड करता है जब हमें कोई भी AC सिग्नल से डीकपलिंग मिलती है ऑन द पावर लाइंस। मतलब यहाँ पे कपलिंग कैपेसिटर जो C है वो यहाँ पे निग्लिजिबल रहता है, जिसका इम्पेडेंस है वो एट द सर्किट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। कपलिंग कैपेसिटर C का जो इम्पेडेंस है वो निग्लिजिबल रहता है। मतलब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं RFC सर्किट, जो सर्किट डायग्राम से देख रहे हैं RFC, इसका वर्किंग रहता है कि वो डीसी बायस को हमें प्रोवाइड करता है। और उसके साथ साथ जो कपलिंग कैपेसिटर C हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कपलिंग कैपेसिटर C जो है इसका इम्पेडेंस जो है वो निग्लिजिबल रहता है एट द सर्किट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। पर ये ब्लॉक करता है डीसी बिटवीन द कलेक्टर एंड बेस। यहाँ पे जो ये कपलिंग कैपेसिटर है वो कलेक्टर और बेस के टर्मिनल में जो डीसी है उसको वो ब्लॉक करने का काम यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सर्किट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस है इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल, और इसकी जो वैल्यू रहेगी वो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल के इक्वल रहेगी। मतलब सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास Fs इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, और वही हमारी फाइनल फ्रीक्वेंसी रहेगी क्योंकि पैरेलल फ्रीक्वेंसी भी सीरीज फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो सर्किट डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो हमने रेजिस्टर्स R1, R2 और RE जो लिए हैं वो वोल्टेज डिवाइडर स्टेबलाइज डीसी बायस सर्किट प्रोवाइड करते हैं, और कैपेसिटर CE हमें AC बाईपास यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें जो ये कनेक्टेड जो सर्किट है क्रिस्टल जो है ये कनेक्टेड है इन द सीरीज एलिमेंट के फॉर्म में, इन द फीडबैक फॉर्म में। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इसलिए हम जो ले रहे हैं यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो रहेगी सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी Fs इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, और इसी को हम बोल देंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस भी हमें यही फ्रीक्वेंसी मिलेगी सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल टू। और यहाँ पे हम ये नोट कर रहे हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज में अगर कोई भी चेंज होता है ट्रांजिस्टर डिवाइस पैरामीटर्स में कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता है सर्किट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे।
अगर कोई भी सप्लाई वोल्टेज में चेंज होता है तो ट्रांजिस्टर डिवाइस के पैरामीटर्स में कोई भी अगर चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे सर्किट ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी रहती है F0, इस पे कोई भी चेंज नहीं होता है, इसको स्टेबल रखने का काम यहाँ पे क्रिस्टल करता है। तो F0 जो है उसकी वैल्यू जो है 1/2π√LC ही रहती है। अगर यहाँ पे कोई भी सप्लाई वोल्टेज में चेंज हो रहे हैं या ट्रांजिस्टर के डिवाइस पैरामीटर में कोई चेंजेस हो रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहती है और फ्रीक्वेंसी को स्टेबल रखने का काम यहाँ पे क्रिस्टल करता है। इसीलिए हम यहाँ पे उसको बोलते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर्स। क्रिस्टल ऑसिलेटर्स के डिफरेंट एडवांटेजेस है, हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर। फर्स्ट है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर के पास बहुत हाई ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है। सबसे मेन वर्क है क्रिस्टल ऑसिलेटर के पास बहुत ज्यादा हाई ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है, और ये जो फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है थ्रू द क्रिस्टल, और मोस्ट ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर्स में हम जो क्रिस्टल यूज करते हैं वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल। नेक्स्ट एडवांटेज है जो क्वालिटी फैक्टर है क्यू है क्रिस्टल का, ये भी बहुत हाई रहता है। वैसे ही क्रिस्टल ऑसिलेटर के कुछ डिसएडवांटेज है। क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है ये फ्रैगाइल रहता है और यूज होता है इन द लो पावर सर्किट में। लो पावर सर्किट में ही हम क्रिस्टल ऑसिलेटर्स को यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस जो है, ऑसिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे स्टेबल रहती है और कैनॉट बी चेंज एप्रिसिएबली। हमको अगर कहीं चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो चेंज नहीं होती है, वो यहाँ पे स्टेबल रहती है। तो ये हुआ हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर।